नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित होगा। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। जो पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। कुल 10 प्रश्न आपसे इसमें पूछा गया है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आचार्य क्षेमेंद्र के बारे में थोड़ा सा परिचय देना होगा, फिर उनके 2 ग्रंथों का नाम आपको लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य क्षेमेंद्र कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और अभिनव गुप्त के शिष्य थे। इन्होंने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की, यानी इनके द्वारा ही औचित्य संप्रदाय की स्थापना की गई थी और इन्होंने औचित्य को काव्य की आत्मा माना हुआ है। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ निम्न हैं। पहला है औचित्य विचार चर्चा, जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत का ग्रंथ है। दूसरा है कवि कंठाभरण, जो कवियों के लिए मार्गदर्शिका का काम करता है, कवियों के मार्गदर्शन का काम ये ग्रंथ करता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन किसे माना है, यानी वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी में आचार्य वामन विद्यमान थे और उनके द्वारा काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। आचार्य वामन ने कीर्ति एवं प्रीति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है, यानी इनके द्वारा काव्य प्रयोजन 2 हैं। पहला है कीर्ति और दूसरा है प्रीति। इन 2 तत्वों को ही इनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है। वामन ने लिखा हुआ है, काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, यानी वामन ने काव्य प्रयोजन को 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है दृष्ट काव्य प्रयोजन और दूसरा है अदृष्ट काव्य प्रयोजन। प्रीति जिसको आनंद भी कहते हैं, इसको वामन ने दृष्ट काव्य प्रयोजन माना हुआ है, और कीर्ति जिसको यश भी कहते हैं, उसको वामन ने अदृष्ट काव्य प्रयोजन माना हुआ है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रामविलास शर्मा के 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। यहाँ पर रामविलास शर्मा के 3 ग्रंथों का नाम आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रामविलास शर्मा हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनके 3 ग्रंथों का नाम इस प्रकार है। पहला नाम है परंपरा का मूल्यांकन, दूसरा नाम है निराला की साहित्य साधना और तीसरा नाम है नई कविता और अस्तित्ववाद। इन तीनों ग्रंथों का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा लिखिए, यानी आचार्य दंडी ने अलंकार की जो परिभाषा दिया हुआ है उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। ये 7वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा गया है। यानी दंडी ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। आचार्य दंडी ने अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य के शोभाकारक जो धर्म है वो अलंकार हैं। काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हैं, ऐसा जो है दंडी का मानना है। इसके साथ ही दंडी अलंकार को काव्य का शाश्वत धर्म भी मानते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नई समीक्षा के प्रमुख विचारकों के नाम लिखिए। नई समीक्षा के प्रमुख विचारकों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नई समीक्षा 20वीं सदी का एक प्रभावशाली साहित्यिक आंदोलन था। इसके प्रमुख विचारकों का नाम निम्नलिखित है। अब एक एक करके जो नई समीक्षा के आलोचक हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। पहला नाम है टी.एस. इलियट, इनको नई समीक्षा का अग्रदूत माना जाता है। दूसरा नाम है आई.ए. रिचर्ड, इन्होंने व्यवहारिक आलोचना की नींव रखी थी, यानी नई समीक्षा में व्यवहारिक आलोचना की नींव आई.ए. रिचर्ड के द्वारा रखा गया था। अगला नाम है जॉन क्रो रैनसम, जॉन क्रो रैनसम के द्वारा ही द न्यू क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला नाम है क्लीथ ब्रुक्स, विडंबना और विरोधाभास पर इनके द्वारा नई समीक्षा में बल दिया गया था। अगला नाम है एलन टेट और विलियम एम्पसन, इन्होंने अर्थ की जटिलता और बुनावट का विश्लेषण नई समीक्षा में किया हुआ है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं, किसके द्वारा संप्रेषण सिद्धांत का प्रवर्तन किया गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक आई.ए. रिचर्ड्स हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक
प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो 1924 ईस्वी में लिखा गया है, इसमें जो है इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है। रिचर्ड्स के अनुसार कविता का कार्य पाठक के मन में उसी अनुभव या मानसिक स्थिति को जगाना है जो कवि के मन में रचना के समय थी। यानी कवि रचना के समय जो चीजें सोच रहा था, जो मन में उसके था, वही जब पाठक तक पहुंच जाता है उसी तीव्रता के साथ, तो उसी को सफल संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। इतना आपको उत्तर में यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार हैं कौन, जो है लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि लिरिकल बैलेट्स अंग्रेजी साहित्य की एक युगांतरकारी कृति है जिसके रचनाकार विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज दोनों लोगों ने मिलकर के इस ग्रंथ की रचना की थी। इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था वो 1798 ईस्वी में हुआ था। इसे अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। यानी इसी ग्रंथ से अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का शुरुआत माना जाता है। इसमें वर्ड्सवर्थ ने साधारण जनजीवन की भाषा में कविता रचने पर बल दिया। यानी इस ग्रंथ में वर्ड्सवर्थ ने बताया हुआ है कि कविता जन साधारण की भाषा में लिखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नामवर सिंह के 3 ग्रंथों के नाम लिखिए। यहाँ पर नामवर सिंह के 3 ग्रंथों का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नामवर सिंह हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनके 3 ग्रंथों का नाम इस प्रकार है। पहले का नाम है छायावाद, दूसरा नाम है कविता के नए प्रतिमान और तीसरा नाम है दूसरी परंपरा की खोज। इन तीनों ग्रंथों का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य भाषा सिद्धांत किसने दिया है, किसके द्वारा काव्य भाषा सिद्धांत दिया गया है। तो काव्य भाषा सिद्धांत विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य संग्रह लिरिकल बैलेट्स में दिया हुआ है। इसका पहला प्रकाशन जो है 1798 ईस्वी में हुआ था। इसी की भूमिका में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया हुआ है। उन्होंने तत्कालीन जटिल और आडंबरपूर्ण काव्य भाषा का विरोध किया और तर्क दिया कि कविता की भाषा जनसाधारण की वास्तविक भाषा के निकट होनी चाहिए। यानी वर्ड्सवर्थ ने बताया कि कविता जनसाधारण की भाषा में लिखी जानी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा में लिखी जानी चाहिए। उनके अनुसार गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं होना चाहिए। यानी गद्य और पद्य का भाषा एक जैसा होना चाहिए, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है, किसके द्वारा साहित्य दर्पण लिखा गया था। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि साहित्य दर्पण संस्कृत काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना आचार्य विश्वनाथ के द्वारा 14वीं शताब्दी में की गई थी। वे कलिंग यानी उड़ीसा के निवासी थे। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता इनका प्रसिद्ध सूत्र है और वह सूत्र है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा इसी ग्रंथ में माना हुआ है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि शब्द शक्ति होता क्या है, फिर इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं उस पर आपको चर्चा करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार या शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी वह व्यापार या शक्ति जो शब्द के अर्थ का बोध कराती है उसी को शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। मम्मट के अनुसार शब्दार्थ संबंध शक्ति, यानी शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है, ऐसा मम्मट का मानना है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। यानी शब्द शक्ति के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों का अध्ययन करेंगे। पहला है अभिधा शब्द शक्ति। इसको प्रथमा शब्द शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द की सबसे सरल और प्राथमिक शक्ति होती है। इसमें जो होता है शब्द का सीधा लोक प्रसिद्ध या वाच्यार्थ प्रकट होता है। यानी जब हम शब्द को पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहला अर्थ जो आता है उसी को अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम कहें कि गाय घास चर रही है, गाय घास चर रही है, यहाँ गाय का सीधा अर्थ एक पशु से है। जब हम गाय शब्द सुन रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में पशु का चित्र जो है बन रहा है। तो ये जो है अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से ही हो रहा है। दूसरा प्रकार है लक्षणार्थ शब्द शक्ति। जब शब्द के मुख्य अर्थ यानी वाच्यार्थ से बाधा उत्पन्न हो और किसी प्रयोजन या रूढ़ के आधार पर उसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए तो वहां पर लक्षणार्थ शब्द शक्ति पाया जाता है।
उदाहरण देख लेते हैं। आप उदाहरण को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं वह तो निरा गधा है। यहाँ जो गधा है उसका अर्थ पशु नहीं है, मूर्खता से है। गधा का अर्थ यहाँ पशु से नहीं है, मूर्खता से है। यानी हमने लक्षणों के आधार पर बताया है कि ये व्यक्ति जो है गधा है। यानी हमने अभिधा से अर्थ नहीं लिया है, लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ को ग्रहण किया है। हमने वाच्यार्थ को नहीं ग्रहण किया है, हमने लक्ष्यार्थ को यहाँ पर ग्रहण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शब्द शक्ति का अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार है व्यंजना शब्द शक्ति। जब शब्द का अर्थ न तो मुख्य अर्थ से निकले और न ही लक्ष्यार्थ से निकले, बल्कि एक नया व्यंग्यार्थ या गुप्त अर्थ प्रकट हो जो संदर्भ के अनुसार बदलता रहे, तो उसी को व्यंजना शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है सूरज डूब गया। अब सूरज डूब गया, इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। किसान के लिए घर लौटने का समय हो सकता है, पुजारी के लिए संध्या वंदन का समय हो सकता है, चोर के लिए अपने चोरी का काम शुरू करने का समय हो सकता है। यानी सूरज डूब गया, इसका अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। और यह तभी संभव है जब हम व्यंग्यार्थ के माध्यम से यानी व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से उसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हों। यही 3 प्रकार जो है शब्द शक्ति के माने जाते हैं और इतना ही आपको इसके उत्तर में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कालरिज के कल्पना सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ कालरिज ने जो कल्पना सिद्धांत दिया हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कल्पना लैटिन शब्द इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण है। यानी लैटिन में और अंग्रेजी में भी इसको इमेजिनेशन के नाम से जाना जाता है। यह मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यानी कल्पना के माध्यम से मनुष्य के मस्तिष्क में बिंब का जो है निर्माण होता है। काव्य तथा दर्शन से कल्पना को बहुत पहले से ही जोड़ा जाता है। प्लेटो के समय से ही इस पर विचार हो रहा है। यानी कल्पना पर बहुत प्राचीन काल से ही विचार हो रहा है, किंतु कालरिज ने विस्तार से इसका विवेचन विश्लेषण किया। कल्पना को परिभाषित करते हुए कालरिज ने लिखा हुआ है। देख लेते हैं कि कालरिज ने क्या परिभाषा दिया हुआ है। कालरिज ने कल्पना का परिभाषा देते हुए लिखा हुआ है कि पूर्व अनुभूतियों की पुनर्योजना से अपूर्व शक्ति को कल्पना कहते हैं। वर्तमान का अवगहन कराने वाली स्मृति तथा अनागत का वहन करने वाली कल्पना होती है। यानी कल्पना जो है पुनर्योजना से अपूर्व शक्ति है। कल्पना एक अपूर्व शक्ति है जो वर्तमान का अवगहन भी करती है और अनागत का यानी जो अभी आया भी नहीं है, जो हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसको भी कल्पना जो है वहन करती है। ऐसा कालरिज का मानना है। कालरिज मानते हैं कि कल्पना जो है ईश्वरीय शक्ति है। कालरिज ने कल्पना को ईश्वरीय शक्ति माना हुआ है जिसका गुण होता है सृजन करना। यानी कल्पना के माध्यम से सृजन किया जाता है। कालरिज के अनुसार कल्पना एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से सत्य के किसी आधार के न होने पर भी नए प्रतिरूपों का निर्माण किया जा सकता है। यानी हमारे पास कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी तथ्य नहीं है, फिर कल्पना के माध्यम से ही हम नए नए चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा कालरिज का मानना है। कल्पना जो है कविता में समन्वय करती है। कालरिज ने इसको समन्वयकारी शक्ति के नाम से भी पुकारा हुआ है, जो भाव तथा विचार, पदार्थ और चेतना, साम्य और वैषम्य, वैयक्तिकता और सर्वता, नैसर्गिक और कृत्रिम आदि में समन्वय स्थापित करती है। इन सभी में कल्पना के माध्यम से ही समन्वय होता है। साहित्य निर्माण के प्रसंग में कल्पना का सहारा लिया जाता है और उसके संयोग से रंग बिरंगे काव्य चित्रों का निर्माण किया जाता है। यानी साहित्य का निर्माण बिना कल्पना के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। कल्पना का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। कल्पना जो प्रतिबोधन होता है जिसको परसेप्शन के नाम से जाना जाता है, और जो बोधन होता है जिसको अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, इन दोनों की खाई को पाटती है और इसको बुद्धि करने में असमर्थ होती है। हमारी जो बुद्धि होती है ये हमारी परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग के बीच की खाई को नहीं पाट पाती है। हम इसको कल्पना के माध्यम से ही पाटते हैं। कल्पना शक्ति में प्रकृति के सुंदर और शाश्वत रूप को प्रकट करने की शक्ति आ जाती है। कल्पना के माध्यम से हम प्रकृति के सुंदर और शाश्वत रूप को सामने लाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कल्पना के कितने प्रकार होते हैं। कालरिज ने कल्पना के 2 प्रकार माने हुए हैं। पहला है मुख्य कल्पना और दूसरा है गौण कल्पना। इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको भी हम लोग यहीं पर समझेंगे। जो मुख्य कल्पना होता है ये जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि जो गौण कल्पना होता है वो दार्शनिक और कलाकार की कल्पना में ही होता है, जन सामान्य की कल्पना में नहीं होता है। मुख्य कल्पना से दृश्य और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है, जबकि गौण कल्पना से कलात्मक सृजनात्मक होती है। यानी गौण कल्पना से ही हम जो है कला का निर्माण करते हैं, साहित्य का निर्माण करते हैं, और मुख्य कल्पना से हम केवल वस्तु जगत को जान पाते हैं।
मुख्य कल्पना का संबंध भौतिक जगत से होता है, जबकि गौण कल्पना मनुष्य को उच्चतर आध्यात्मिक जगत का साक्षात्कार कराने में भी सक्षम है। यानी कवि या कलाकार के पास जो कल्पना होती है वो गौण कल्पना होती है, मुख्य कल्पना नहीं होती है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की अपेक्षा अधिक सक्रिय और सचेत होती है। मुख्य कल्पना सृजन, गौण कल्पना पुनः सृजन है। यानी मुख्य कल्पना क्या है? सृजन है। कवि या कलाकार के भीतर गौण कल्पना पाया जाता है, इसलिए कवि या कलाकार क्या करता है? चीजों का पुनः सृजन जो है करता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें जो आपसे पूछा गया है वो है वक्रोक्त सिद्धांत क्या है, विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी वक्रोक्त सिद्धांत पर आपको विस्तृत चर्चा यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वक्रोक्ति दो शब्द वक्र और उक्ति से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी टेढ़े कथन को वक्रोक्ति के नाम से जाना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। इनके अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य कुंतक का प्रसिद्ध कथन भी है कि वक्रोक्ति ही काव्य जीवतम, यानी वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन या प्राण है। कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति को काव्य का जीवन माना गया है। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन में भी लोकोत्तर चमत्कार और काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है। यानी जिस कथन में वक्रोक्ति आ जाता है वह सामान्य कथन होते हुए भी चमत्कारिक कथन जो है लगता है, जिससे सहृदयों का जो हृदय होता है वो आह्लाद से भर जाता है। उन्होंने वक्रोक्ति के संदर्भ में लिखा हुआ है कि वक्रोक्ति रेव वैदग्ध्यम भंगी भरति रुच्यते, अर्थात नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कवि कर्म कौशल से रचित वैचित्यपूर्ण कथन ही वक्रोक्ति के नाम से जाना जाता है। यानी कवियों का ऐसा कथन जिसमें विचित्रता हो उसी को वक्रोक्ति के नाम से जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि कुंतक के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी दृष्टि में वक्रोक्ति क्या था। पहला नाम आचार्य भामह का है। सर्वप्रथम वक्रोक्ति का विवेचन भामह के द्वारा ही किया गया है और इन्होंने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति माना हुआ है और इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित कर दिया है कि वक्रोक्ति जो है संपूर्ण अलंकारों का मूल है। इन्होंने लिखा भी है कि सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति रनायार्थो विभाष्यते यत्नो अस्या कविता कार्य को अलंकारो नया विना। यानी इन्होंने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति माना है और इसको सभी अलंकारों का मूल जो है मान लिया है। अगला नाम दंडी का है। दंडी ने भी वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति माना हुआ है, किंतु वे इसको सभी अलंकारों का मूल नहीं मानते, बल्कि वे वक्रोक्ति को स्वाभाविकोक्ति के अलावा सभी अलंकारों का पर्याय मानते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आपसे पूछा जाता है कि किस विद्वान ने वक्रोक्ति को जो है सभी अलंकारों का स्वभावोक्ति के अलावा पर्याय माना हुआ है, तो दंडी ने माना हुआ है। अगला नाम वामन का है और वामन ने वक्रोक्ति को सादृश्य लक्षणा माना हुआ है। यह भी आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि हिंदी में वक्रोक्ति का निरूपण किस प्रकार से हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका बाह्य व्यक्तित्व अवश्य है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि जो वक्रोक्ति है कविता का प्राण नहीं है, लेकिन उसका बाहरी व्यक्तित्व है। बाहरी व्यक्तित्व का निर्धारण वक्रोक्ति के माध्यम से किया जाता है। शुक्ल जी के अनुसार क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो भारतीय वक्रोक्ति संप्रदाय का विलायती उत्थान है। शुक्ल जी का मानना है कि जो हमारे यहाँ वक्रोक्ति संप्रदाय है वही जो है क्रोचे के नाम द्वारा अभिव्यंजनावाद के नाम से स्थापित किया गया है। अब देख लेते हैं कि वक्रोक्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वक्रोक्ति के मूल रूप से कुल 6 भेद होते हैं। यहाँ हम लोग 6 प्रकार पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है पद पूर्वार्ध वक्रता। जहाँ पद के पूर्व भाग में वक्रता होता है वहाँ पर पद पूर्वार्ध वक्रता पाया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैं सुकुमार नाथ वनजोगी तुम ही उचित तप मोकह भोगु। यह सीता कह रही है राम से। यहाँ पर पद के पहले भाग में वक्रता है मैं सुकुमार नाथ वनजोगी। सामान्य रूप से अर्थ निकालेंगे तो यह निकलेगा कि मैं सुकुमारी हूँ, लेकिन नाथ हैं वन के योग्य हैं। नाथ जो है वन जाने के योग्य हैं, राम जो है वन जाने के योग्य हैं, लेकिन सीता क्या है? सुकुमारी हैं। लेकिन सीता ये नहीं कह रही हैं। सीता ये कह रही हैं कि अगर मैं सुकुमारी हूँ तो आप भी तो वन जाने के योग्य नहीं हैं। यहाँ पर क्या है? वक्रता है और पद के पहले भाग में वक्रता है, इसलिए पद पूर्वार्ध वक्रता यहाँ पर आएगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है वर्ण विन्यास वक्रता। जहाँ एक या दो से अधिक वर्णों को
थोड़े थोड़े अंतर से वैचित्र्यपूर्ण विन्यास में रखा हो वहाँ वर्ण विन्यास वक्रता होती है। एक तरीके से यह जो है अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ वर्ण जो है थोड़े थोड़े अंतर पर विन्यास के वक्रता के क्रम में रखा जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च का उच्चारण बहुत बार हुआ है तो यहाँ पर वर्ण विन्यास वक्रता आएगा। यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वो है पद परार्ध वक्रता। जहाँ पद के उत्तर भाग में वक्रता हो वहाँ पर पद परार्ध वक्रता होता है। आचार्य कुंतक ने इसके 6 उपभेद किए हुए हैं, लेकिन हम लोग 6 पर यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। उदाहरण इसका देख लेते हैं। वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवहन हंसें देन कहे नट जाए। यहाँ पर जो पद का परार्ध भाग है, पद का उत्तर भाग है, इसमें वक्रता है। कृष्ण की मुरली छिपाने वाली गोपियों की प्रत्येक क्रिया में एक प्रकार की स्वाभाविक जो है वक्रता है और इसीलिए यह जो है पद परार्ध वक्रता का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रकार है वो है वाक्य वक्रता। जहाँ संपूर्ण वाक्य में कोई चमत्कार हो वहाँ वाक्य वक्रता पाया जाता है। यानी कवि के द्वारा कोई वाक्य कहा गया है और पूरे वाक्य में अगर वक्रता आ जाए तो वाक्य वक्रता के नाम से जाना जाता है। 5वां है प्रकरण वक्रता। प्रकरण को कहते हैं प्रसंग, यानी कोई ग्रंथ है जब उसके एक प्रसंग में वक्रता आती है तो उसी को प्रकरण वक्रता के नाम से जाना जाता है। 6ठा है प्रबंध वक्रता। जब कोई प्रबंध किसी कवि के द्वारा लिखा गया है और पूरे प्रबंध में वक्रता आ जाती है तो उसी को प्रबंध वक्रता के नाम से जाना जाता है। वक्रोक्ति के सभी प्रकारों में प्रबंध वक्रता सर्वाधिक विशिष्ट है। जहाँ कथन, शैली आदि संपूर्ण काव्य में वक्रता हो वहाँ प्रबंध वक्रता होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नई समीक्षा क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो सबसे पहले नई समीक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर जानेंगे कि नई समीक्षा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नई समीक्षा 20वीं सदी के उत्तरार्ध में साहित्यिक आलोचना की एक ऐसी पद्धति के रूप में उभरी जिसने आलोचना के केंद्र को बाहरी दुनिया से हटाकर पाठ के भीतर सीमित कर दिया। यानी जो नई समीक्षा है यह पाठ केंद्रित समीक्षा है, बाहरी दुनिया को पाठ से जो है पूरी तरीके से अलग कर दिया। इसने इस धारणा को जन्म दिया कि साहित्य की व्याख्या के लिए लेखक की व्यक्तिगत मान्यताओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या पाठकों की भावनाओं का सहारा लेना अनावश्यक है। यानी जब हम साहित्य की व्याख्या कर रहे हैं तो न हमको लेखक की मान्यताओं की जरूरत है, न तो लेखक और रचना के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जरूरत है और न ही पाठकों की भावनाओं की हमको सहारा लेने की जरूरत है। पाठ में जो लिखा हुआ है हम केवल उसी की व्याख्या करेंगे। यानी नई समीक्षा पूरी तरीके से पाठ केंद्रित समीक्षा हो गई। जॉन क्रोरैंसम की पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म जो 1941 ईस्वी में लिखा गया था, नई समीक्षा को एक नई पहचान देती है और यहीं से तेजी से नई समीक्षा का विकास होता है। अब देख लेते हैं कि नई समीक्षा में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता है पाठ केंद्रित दृष्टिकोण। यानी नई समीक्षा काव्य की स्वतंत्र सत्ता को मानती है और इसका मानना है कि पाठ में कवि के द्वारा जो भी लिखा है उसी की व्याख्या की जाएगी। जिस प्रकार से एक मूर्ति अपने आप में पूर्ण होती है उसी प्रकार से एक साहित्यिक रचना भी अपने आप में स्वायत्त होती है और पूर्ण होती है। आलोचक का कार्य केवल पाठ के भीतर मौजूद तत्वों की खोज करना होता है। यानी आलोचना पूरी तरीके से पाठ केंद्रित यहाँ पर हो गई है। दूसरा है सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति। इस पद्धति में रचना के शब्द शब्द का विश्लेषण किया जाता है। इसमें छंद, लय, बिंब, प्रतीक और शब्द शक्तियों के अंतर संबंधों की जांच की जाती है। यह माना जाता है कि काव्य का अर्थ उसके सूक्ष्म विकिरणों में ही छिपा होता है। यानी सूक्ष्म विश्लेषण भी इसकी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता है लेखकीय मंतव्य का बहिष्कार। यानी इस समीक्षा में लेखकीय मंशा को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। लेखक का क्या इरादा है इसको लिखने में, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। यानी यह रचना लिखने में लेखक क्या सोच रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। लेखक रचना में लिखा क्या है इसका महत्व है। यानी उसी के आधार पर पूरी की पूरी आलोचना की जाती है। चौथी विशेषता है वस्तुनिष्ठता पर बल। आलोचना को प्रभाववादी होने से बचाने के लिए नई समीक्षा वस्तुनिष्ठता की मांग करती है। इसमें पाठक की व्यक्तिगत रुचि या भावनात्मक प्रतिक्रिया को आलोचना में बाधक माना जाता है। यानी जब हम वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं तो न हम पाठक के रुचि का ध्यान देते हैं और न लेखक के विचारों का हम ध्यान देते हैं। पूरी तरीके से इसको नकार करके पाठ पर ही केवल हम ध्यान देते हैं। पांचवी विशेषता है संरचनात्मक एकता और तनाव।
रचना के भीतर विभिन्न विरोधी तत्वों जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गया, कोमलता हो गया, कठोरता हो गया के बीच जो तनाव होता है, नई समीक्षा उसे ही काव्य की जो है ऊर्जा मानती है। एक सफल रचना वही है जहां ये विरोधी तत्व एक संतुलन या एकता में बंधे हुए। यानी इसका मानना है कि जो रचनात्मक एकता होती है और तनाव होती है, दोनों विरोधाभासी होते हैं। यानी जो प्रेम होता है, घृणा होता है, कोमलता होता है, जो हमारे भाव हैं, ये सब वो रचना में बाधा पैदा करते हैं। और अच्छा रचनाकार वही होता है जो इन विरोधी तत्वों को एक संतुलन में रचना में आने देता है। अगली विशेषता है विरोधाभास और विडंबना। नई समीक्षा के अनुसार काव्य की भाषा सामान्य सूचनात्मक भाषा से भिन्न होती है। क्लिंथ ब्रुक्स के जैसे आलोचकों के अनुसार कविता विरोधाभास की भाषा में बोलती है। इसमें शब्दों के सीधे अर्थ के बजाय उनके पीछे छिपे व्यंग और विडंबनापूर्ण अर्थों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि नई समीक्षा ने आलोचना को एक तकनीकी और वैज्ञानिक गरिमा प्रदान की। इसने रचना को लेखक के अहंकार और पाठक के मोह से मुक्त करके उसे शब्दों की एक जीवंत कलाकृति के रूप में प्रतिष्ठित किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।